बच्चे सोच रहे होंगे क्या आवाज आ रही है। अनार खा रही थी मैं, अनार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड इवनिंग। अरे चैप्टर का नाम गलत लिखा है, कोई नहीं बेटा, सही कर लेते हैं। अरे भाई ये कौन सा कलर है? अंदर टॉपिक सही है बेटा, चैप्टर का नाम थोड़ा गलत हो गया है, कोई बात नहीं, तुसी लोड ना लो, अभी इसको ठीक करते हैं। चलिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब सही है? लेक्चर नंबर 1, इसको भी मिटा देते हैं। क्या तैयार हैं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के आखिरी चैप्टर को शुरू करने के लिए? यस एवरीबॉडी, लेक्चर नंबर 1 ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। दिनांक है 15 अक्टूबर 2024। क्या हुआ प्लीज को, क्या हुआ? यस एवरीबॉडी, शुरू करें। आज तो कोई समाप्ति एक्सप्रेस नहीं है, आज हमें बेटा शुरू करना है डायरेक्टली इस चैप्टर को। मैं पहले आपको बता दूं, मैंने वैसे हाइपोथैलेमस लिखा हुआ है क्योंकि मुझे लग रहा है पिट्यूटरी का शायद हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे पाएंगे, पूरा पिट्यूटरी तो कंप्लीट हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? चलिए, यस एवरीवन। हाँ तो बेटा जी पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। बहुत ही इजी चैप्टर है, पहले मैं आपको बता दूं, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत सिंपल चैप्टर है। सुंदर से बेटा आप चैप्टर का नाम लिखिए पहले तो। इसमें हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो आपने 9वीं और 10वीं में तो बेटा जितने भी कामचोरी करी है, पढ़ाई नहीं करी है, उन बच्चों की मैं बात नहीं कर रही। जिन्होंने पढ़ाई की है उनको बेटा एक बेसिक आइडिया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। नाम भी सुना ही होगा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज। अरे मैंने तपस्या, ये नालायक लोग आए हुए हैं क्लास के अंदर, जितने लोगों ने तपस्या लिखा है सब नालायक है, सब नालायक है। क्यों? क्योंकि कल बता चुकी हूं कि इसकी तपस्या सीरीज कैसे होगी। मैं नहीं बता रही, जाके देखो कल का लेक्चर, मैंने कल क्या इन्फॉर्मेशन दी है। आधे दिन क्लास आया करो, आधे दिन मत आया करो, और अगले दिन आके स्पैम किया करो। इसी से पता चलता है कि कितने इरेगुलर बच्चे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में क्लास आते नहीं है। तो जो कल बताया है वो तो पता ही नहीं है ना कि मैम ने बताया क्या है, फिर आके स्पैम करते हैं ये वो, ठीक है ना? एनीवे, तो बेटा जी इस चैप्टर में हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो हम 1 बाय 1 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम उनकी शक्ल सूरत के बारे में पढ़ेंगे, हम उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और उस हार्मोन में अगर कोई समस्या आ जाए तो आपकी बॉडी में क्या दुख दर्द और समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा, हम उसकी भी डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। इट इज वेरी वेरी इजी चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है बेटा। तो क्या हम शुरू करें? आज पहले हम करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना? पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे बेटा जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो हम बेटा ग्लैंड्स को आगे कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। अरे ये समाप्ति एक्सप्रेस तो आज है ही नहीं, ठीक है ना? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्योंकि एनसीईआरटी, अरे चैप्टर क्या कह रहा है, चैप्टर क्या कह रहा है बेटा? केमिकल कोऑर्डिनेशन। आपने इससे पहले क्या पढ़ा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऑलरेडी बताया हुआ है जब हमने न्यूरल वाला चैप्टर पढ़ा था। जब हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं, और जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं बेटा तो हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की, द इंफॉर्मेशन दैट एक्चुअली ट्रांसफर्स विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट? तो हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं।
पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन की बात करते हैं जब हम बेटा किसकी बात करते हैं, चैट्स ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जब हम बेटा न्यूरल कंट्रोल की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट न्यूरॉन्स, वी टॉक अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स, हम कम्युनिकेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, वेरी फास्ट कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे या यहां पे एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में आप हॉर्मोन्स की बात करते हैं और हॉर्मोन्स की जब आप बात करते हैं तो ये कम्युनिकेशन होने में जरा वक्त लगता है एज कंपेयर टू न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल वेरी फास्ट कम्युनिकेशन, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में काम थोड़ा सा बेटा कंपैरेटिवली स्लो होता है। ये बात तो, ये चर्चा तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो वापस से हमें नहीं लिखना है। लेकिन चैप्टर क्या कह रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो हमें इन्हीं केमिकल्स की बात करनी है बेटा, विच आर बेसिकली द हार्मोन्स। हमें इन हार्मोन्स की ही बात करनी है। लेकिन जब मैं हार्मोन्स की बात करती हूं तो ग्लैंड्स की भी बात मैम करनी पड़ेगी। और हमने ऑलरेडी बेटा एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, बट एक क्विकली बेटा कुछ पॉइंट्स हम ग्लैंड्स के बारे में लिखेंगे जो इंट्रोडक्शन में भी दिया हुआ है कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, चलो कमेंट्स ऑफ ऑन करने पड़ेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट आर ग्लैंड्स, ग्लैंड्स होते क्या है, तो क्या बताओगे? इस चैप्टर की शुरुआत ही ना बेटा इस चीज से करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करते हैं, है ना, कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप बताइए जब आप ग्लैंड्स के बारे में सुनते हैं तो व्हाट डू यू थिंक इज अ ग्लैंड? ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं विद सिक्रीट, जैसे बच्चे ने लिखा है सिक्रीशंस, जैसे सिक्रीटरी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सिक्रीटिंग हॉर्मोन्स लिखा हुआ है, विच मेक केमिकल लिखा हुआ है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मैं इन जनरल ग्लैंड्स को डिफाइन करूं तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स जो सिक्रीशंस करते हैं, जो सिक्रीशंस करते हैं। ऑफ कोर्स नॉर्मली हम उन सिक्रीशंस को हार्मोन भी बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके सिक्रीशंस केवल हार्मोन होना बेटा। क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन हार्मोन होता है? क्या मैमरी ग्लैंड से मिल्क नहीं बनता? क्या ऑयल ग्लैंड से ऑयल नहीं बनता? क्या स्वेट ग्लैंड से स्वेट नहीं बनता? क्या सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा नहीं बनता? तो ये सारे भी तो ग्लैंड्स है ना, पर इनके सिक्रीशन को तो आपने हार्मोन नहीं बोला। तो जरूरी नहीं कि आप हार्मोन बोलो, आप कह रहे हो ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर्स जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट सिक्रीशन कैन बी योर हार्मोन, दैट सिक्रीशन कैन बी एनी XYZ थिंग जो मैंने आपको अभी बताया। और फिर हम बात करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन कि वो डक्ट के माध्यम से अपना सिक्रीशन पोर कर रहे हैं या बिना डक्ट के कर रहे हैं या दोनों के इस्तेमाल से कर रहे हैं, तो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड होते हैं। करेक्ट बात है, राइट? तो मैं ऐसे लिख सकती हूं स्ट्रक्चर्स दैट सीक्रीट्स हार्मोन, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो क्या करते हैं बेटा, सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप बोल, अरे यार फिर मैं हॉर्मोन से लिख रही हूं, स्ट्रक्चर्स दैट सिक्रीट्स सब्सटेंसेस, तुम्हारे साथ बोलते बोलते हॉर्मोन से लिख दिया, सब्सटेंसेस लाइक, अब आप सारे नाम लिख सकते हो ऐसे, सब्सटेंसेस लाइक हॉर्मोन, मिल्क मैमरी ग्लैंड के थ्रू, है ना, स्वेट ग्लैंड के थ्रू, ऑयल ग्लैंड के थ्रू, सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू, एक्सेट्रा। ठीक है ना? अब मैं कह रही हूं कि ग्लैंड्स आपने 3 प्रकार के पढ़े थे, एक बार ही बेटा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इनको ही। आपने पढ़ा हुआ है एनिमल टिश्यू में, बट फिर भी बेटा देयर इज नो बुराई इन रिवाइजिंग द कंटेंट। शॉर्ट में करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बच्चों। देखो ग्लैंड्स को अलग अलग चीजों के बेसिस पर कैटेगराइज किया जा सकता है। अभी जो हम कैटेगराइज कर रहे हैं ये कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके पास जो सिक्रीशंस है वो उसको कैसे पोर कर रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, डक्ट के माध्यम से डाल रहे हैं, बिना डक्ट के माध्यम से डाल रहे हैं। हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने हेटेरोक्राइन को अलग से दिया नहीं है, पर जब आपकी पैंक्रियास को एक्सप्लेन करते हैं, या टेस्टिस और ओवरी भी मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, तो आपकी ऐसी भी ग्लैंड होती है जिसे मिक्स ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड बेटा कहा जाता है, राइट?
ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है बेटा एनिमल टिश्यू में। शॉर्ट में एक और बार रिवाइज कर रहे हैं। जब आप एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं तो क्या आप बेटा इन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते थे? यस और नो बताइए। सारे बच्चों को ये टॉपिक याद आ रहा है? ये सिक्रीशंस बनाते थे, लेकिन ये सिक्रीशंस को बिना डक्ट से ही, डक्ट के थ्रू नहीं बेटा, बिना डक्ट के ही डायरेक्टली रिलीज करते थे इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में क्यों रिलीज किया? फिर टारगेट साइट पर जाएगा ना, ये अपने टारगेट साइट पर जाने के लिए ब्लड के माध्यम से ये जा रहा है। ये आपके सेल के अंदर सिक्रीशन बना, डक्ट की जरूरत नहीं है इसे, ये बिना डक्ट से ही इस सिक्रीशन को पोर कर रहा है, तो इसीलिए ये डक्टलेस ग्लैंड कहला रहा है। ठीक है ना? सो मैं कह सकती हूं ये आपका ब्लड स्ट्रीम है और हम कह रहे हैं पोर डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम विदाउट एनी डक्ट, इसलिए आपने इसे डक्टलेस ग्लैंड बोला। आपको इस चैप्टर में बड़े सारे बेटा डक्टलेस ग्लैंड्स पढ़ने हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम एक दो एग्जाम्पल, जैसे एक ही एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी भी डक्टलेस है, हाइपोथैलेमस भी डक्टलेस है, थायराइड भी डक्टलेस है, थाइमस भी डक्टलेस है। ऑल दीज आर बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स ना। एक एग्जाम्पल लिख लो, आपको तो पढ़ना ही इस चैप्टर में ग्लैंड्स के बारे में है। जब मैं एक्सोक्राइन के बारे में कर रही हूं तो मैं कह रही हूं पोर देयर सिक्रीशन वाया डक्ट, पोर देयर सिक्रीशन वाया डक्ट। ये सिक्रीशंस डक्ट के माध्यम से ही पोर करते हैं। अब एक ड्राइंग भी हमने बनाई थी और एग्जाम्पल में मैं एक्सोक्राइन के लिख लेती हूं बेटा, जैसे आपकी स्वेट ग्लैंड, जैसे आपकी सलाइवरी ग्लैंड, जैसे बेटा मैमरी ग्लैंड, एक्सेट्रा कर देती हूं। और अगर आपको ड्रॉ करके देखना है तो आप ऐसे बना लो, इसका सिक्रीशन बना और ऐसे डक्ट होते हैं। आपके सलाइवरी ग्लैंड में भी बेटा ऐसे डक्ट होते हैं, है ना? आपके स्वेट ग्लैंड में भी ऐसे डक्ट होते हैं। सो दीज आर ऑल विद डक्ट वाले ग्लैंड्स। तो डक्ट के थ्रू ये अपना सिक्रीशन पोर करते हैं। दिस इज द डक्ट। और कुछ होते हैं बेटा मिक्स्ड ग्लैंड, जिसे कंपोजिट ग्लैंड भी बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। कंपोजिट वर्ड इस चैप्टर में यूज होगा, तो हम कहते हैं बोथ एंडो एंड एक्सोक्राइन पार्ट, बोथ एंडो प्लस एक्सोक्राइन पार्ट। कुछ इसके सिक्रीशंस डक्ट के माध्यम से जाएंगे, कुछ इसके सिक्रीशंस बेटा बिना डक्ट से जाएंगे। तो एग्जाम्पल में सबसे फेमस मैं लिख रही हूं पैंक्रियाज, और इसमें मैं कह रही हूं भैया दोनों चीजें हैं। इसमें देखोगे एंडोक्राइन पार्ट भी है, इसमें देखोगे एक्सोक्राइन पार्ट भी है। समझ आ गई बात? ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ क्विकली रिवाइज करवा दिया जो हमने ऑलरेडी एनिमल टिश्यू में पढ़ा हुआ था। अब हमें इस चैप्टर में बेटा मेजरली डिस्कस करना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। यस एब्सोल्युटली। और मैं पैंक्रियाज को भी डिटेल में पढ़ाऊंगी। मैं हर एक ग्लैंड जो यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड यूज होगा या मिक्स ग्लैंड यूज होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है ना? अब देखो एक चीज और मैं आपको बोल देती हूं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बेटा कि जब आप हॉर्मोन्स वर्ड यूज करते हैं तो हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर सम नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑल्सो जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। आप जब हार्मोन वर्ड यूज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल मात्र एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को आप हार्मोन बोलते हो। बेटा आपके हार्ट से भी तो एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था जिसे आप एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर बोलते हैं, तो क्या वो एंडोक्राइन है? दीज आर नॉन एंडोक्राइन। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए ही हार्मोन वर्ड यूज करेंगे। हार्मोन इन जनरल सबके लिए, बहुत सारे नॉन एंडोक्राइन के लिए भी आप वर्ड यूज करते हो। ठीक है ना? लेकिन अब बेटा हमें मेजरली जो हमारी बॉडी में एक एनसीईआरटी की ना इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ मैंने छोड़ा हुआ है, वो आप खुद से रीड कर सकते हैं। एक जगह पे ग्लैंड्स बना के दिखाया हुआ है, एक बार मैं उसके बगल में जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो एक बार रीड कराती हूँ, फिर हम हाइपोथैलेमस से शुरू करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं,
आज का लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं ना बेटा, ये ही आपको हेल्प करेगा पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को समझने में। हाइपोथैलेमस इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। जो बच्चा, जो बालक, जो सपोला आज की क्लास में बेटा अच्छे से अटेंशन से नहीं पढ़ेगा, उसको पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स में 100% मौत आने वाली है, क्योंकि नाम और काम बिल्कुल रिलेटेड है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं हाइपोथैलेमस पढ़ा रही हूं तो आप बिल्कुल अटेंशन के साथ में सुनिए। वैसे तो पूरा ही अटेंशन के साथ में सुनना चाहिए, बट इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि ये रिलेटेड है। ये वाली एक ड्राइंग बना रखी होगी, इस ड्राइंग में बेटा दिखा रखा है सारे एंडोक्राइन ग्लैंड की पोजीशन। मैं कहती हूं एनसीईआरटी को जरूर एक बारी देख लिया करो, जरूर एक बारी देख लिया करो बेटा। जैसे टेस्टिस की पोजीशन तो गलत नहीं यूजुअली करेगा बच्चा। ये गोनाड्स मेल के केस में होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनाड्स ये वाला सिर्फ फीमेल में होता है, ओवरी फीमेल में, टेस्टिस मेल में। ये दिखा रखा है पैंक्रियास, ताकि आप लेबलिंग गलत ना करो। किडनी के ऊपर दिखा रखा है बेटा ये एड्रिनल ग्लैंड। ये बेटा हार्ट के पास होता है आपका, मैं आपको पढ़ाऊंगी, अयोटा के पास वेंट्रल साइड पर थाइमस होता है। आपके ट्रेकिया के पास दिखाया हुआ है थायराइड और पैराथायराइड। डिटेल में बताऊंगी थायराइड किधर और पैराथायराइड किधर। आपको ब्रेन में कुछ ग्लैंड्स दिख रहे हैं बेटा, आपको दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस, आपको ये दिख रहा है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, और आपको यहाँ पे, और क्योंकि ना बेटा एनसीईआरटी की लेबलिंग ही इस तरीके से है कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ दिखाया हुआ है पीनियल, एग्जैक्टली कहाँ दिखाया हुआ है हाइपोथैलेमस। हम तो इंडिविजुअली अभी डिस्कस कर रहे हैं, हमने हाइपोथैलेमस की तो पोजीशन ऑलरेडी देखी थी और हाइपोथैलेमस से ही पिट्यूटरी अटैच होता है। बट बाई चांस आपकी इस डायग्राम से लेबलिंग आ जाए तो तुम गलत ना करो। तो इसीलिए एक बार ही देखने में क्या बुराई है कि पीनियल कहाँ दिखाया हुआ है, हाइपोथैलेमस कहाँ दिखाया हुआ है और पिट्यूटरी कहाँ दिखाया हुआ है। इसमें बेटा कोई बुराई नहीं है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, ठीक है ना। तो आप इन तीनों ग्लैंड्स की पोजीशन एक बारी यहां से देख लो, बाकी डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगी ना। अरे भाई यहां थैलेमस क्यों पड़ेगा भाई मिस्टर जैन। देखो मैं आपको इंडिविजुअली पढ़ाऊंगी तो आपको इंडिविजुअली सबकी पोजीशन दिखाऊंगी, बट एक बारी इसको भी देख लिया करो। Endocrine glands and hormone producing diffuse tissues or cells are located in different parts of body constitutes the endocrine system। बोला endocrine glands और कुछ और हार्मोन बनाने वाली कुछ डिफ्यूज्ड टिश्यूज होती हैं या डिफ्यूज्ड सेल्स होती हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होती हैं और वो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को बनाती हैं। मैं आपको इन डिफ्यूज्ड टिश्यू और डिफ्यूज सेल्स के बारे में बताऊंगी। जैसे आपके गट में भी होता है, आपके जीआई ट्रैक्ट में भी होता है बेटा, आपके जीआई ट्रैक्ट में भी होता है बेटा, ठीक है ना। तो आपके जीआई ट्रैक्ट में पढ़ोगे गैस्ट्रेन, सिक्रेटेन, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, है ना। फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये डिफ्यूज्ड सेल्स भी होते हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। ये सारे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बॉडी के अंदर। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि आपकी जीआई ट्रैक्ट, मैं आपको उसमें बताऊंगी स्टमक, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, जीआई ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन। तो मैंने कहा ना जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके यही ग्लैंड्स बेटा हार्मोन बना रहे हैं, बाकी सारे भी हार्मोन बना सकते हैं। A brief account of the structure and function of all major endocrine glands and hypothalamus of the body is given in the following section। तो यहाँ पे बेटा हमें यही सब बताया हुआ है कि इनके क्या हार्मोन्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं दूंगी, फटाफट से नोट कर लो अगर इसमें से कुछ छूटा है तो, ठीक है ना। जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, इसके 2 मिनट से ज्यादा नहीं। डन 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 डन।
अब बेटा हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहला ग्लैंड, जो एक्चुअल में ग्लैंड भी है, नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, न्यूरल सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, दैट इज हाइपोथैलेमस, जिसकी कुछ बातें तो हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नंबर 1 ग्लैंड, दिस इज हाइपोथैलेमस. थैलेमस के नीचे होता है, इसीलिए तो हाइपोथैलेमस कहलाता है. हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस को? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है. मास्टर ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड. अच्छा, क्यों उसे मास्टर बोलते हैं? उसे मास्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो अलग अलग ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. उसके पास चाबी है. वो थाइमस को भी कंट्रोल कर रहा है. वो क्या बोलते हैं, थाइमस तो छोड़ दो, थाइमस नहीं, जैसे वो कंट्रोल कर रहा है एड्रिनल ग्लैंड को, वो कंट्रोल कर रहा है टेस्टिस को, वो कंट्रोल कर रहा है ओवरी को, वो कंट्रोल कर रहा है थायराइड को. आप समझ रहे हो? दूसरे ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है पिट्यूटरी. पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं वो बाकी सबको कंट्रोल कर रहा होता है, इसीलिए वो मास्टर है. उसके पास पावर है, उसके पास वो चाबी है. बेटा वो गुड़िया वाला नहीं होता है कि एक पपेट्स को चलाने वाला उसका एक मास्टर है, तो सारे पपेट्स मैक्सिमम ग्लैंड्स हो गए और उसको आप मास्टर जो हो गया वो पिट्यूटरी हो गया. लेकिन पिट्यूटरी को भी रेगुलेट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हाइपोथैलेमस. इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर बोला, क्योंकि वो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है. तो इसकी सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगी, 1 by 1 लिखते हैं. इट इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. इट इज कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. और मास्टर ग्लैंड क्या है? हमारा पिट्यूटरी. वैसे मैं आपको ये बता दूं, सारे ग्लैंड्स की ओरिजिन नहीं बताई हुई, किसी किसी की ओरिजिन बताई हुई है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त में मैंने ये कई दफा तुम्हें बेटा ये ओरिजिन वर्ड समझाने की कोशिश की है. जब हम मम्मी के यूट्रस में होते हैं, जब हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, तो पहले तो हम एक बॉल जैसे दिखते हैं. ये मैंने कई बार तुम्हें ये वाला पॉइंट समझाने की कोशिश की है जब मैं ओरिजिन के बारे में बताती हूँ. हार्ट में भी मैंने तुम्हें बताया था मीजोडर्मल का मतलब क्या होता है. तो जर्म लेयर्स होती है ना हमारी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म. जो भी ऑर्गन एक्टोडर्म से बनते हैं वो एक्टोडर्मल, जो भी मीजोडर्म से बनते हैं वो मीजोडर्मल, जो भी बेटा एंडोडर्म से बनते हैं वो एंडोडर्मल. अगर आप इस ग्लैंड की ओरिजिन देखोगे, यूजुअली जितनी भी ग्लैंड्स आप ब्रेन में देख रहे हो ना, उन सब की ओरिजिन एक्टोडर्मल होती है. आंख बंद करके याद रख सकते हो. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, सारे एक्टोडर्मल होते हैं. सारे क्या होते हैं बेटा? एक्टोडर्मल. एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. ये बात समझ आई? अच्छा देखो एक बारी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं. इनकी पोजीशन ही ऐसी है, इनकी पोजीशन ही ऐसी है. एक बारी देखो, और ये डायग्राम मैं पिट्यूटरी बनाते वक्त भी तुम्हें पढ़ाऊंगी, पढ़ाते वक्त भी मैं बनाऊंगी इस डायग्राम को. ये आपका हाइपोथैलेमस, ये आपका पिट्यूटरी. मैं कुछ इस तरीके से दिखा रही हूं. दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज पिट्यूटरी. देखो मैंने आपको हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम पढ़ाते वक्त भी कहा था, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम पढ़ाते वक्त भी कहा था कि ये डायग्राम यहां पे भी काम आएगा. ये मैंने बनाया हुआ है बेटा हमारा हाइपोथैलेमस. ये हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से लटका हुआ होता है पिट्यूटरी. हाइपोथैलेमस से लटका हुआ होता है पिट्यूटरी. तो ऐसे मानो कि दिस इज हाइपोथैलेमस और इसमें एक स्टॉक लगी हुई है, एक डंडी लगी हुई है, ऐसे समझ लो, और नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा इसमें लटका पड़ा है. तो दिस इज हाइपोथैलेमस. इससे एक स्टॉक निकली, इस स्टॉक को बोलते हैं इनफंडिबुलम, और नीचे पिट्यूटरी है. तो ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है. ये जो स्टॉक है ना, दैट कनेक्ट्स हाइपोथैलेमस विद पिट्यूटरी, इस स्टॉक को बोला जाता है इनफंडिब्यूलम. इट इज कॉल्ड एज बेटा इनफंडिब्यूलम. दिस इज अ स्टॉक, एक ब्रांच है दैट कनेक्ट्स, स्टॉक कनेक्टिंग टू पिट्यूटरी. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रहा है. अब आपको नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है. ऑब्वियसली बेटा जो मास्टर है
उसने, जैसे मैंने पपेट वाला बोला, तो मास्टर और पपेट्स कनेक्टेड है धागे की मदद से, तभी तो मैं हैंड मूवमेंट करूंगी तो आपके ये सारे कंट्रोल होंगे, राइट। तो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी को कंट्रोल करना है, तो ये कैसे कनेक्टेड होते हैं जरा इसको समझते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना बेटा, तो आपको मैं पढ़ाऊंगी आगे भी कि पिट्यूटरी ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी, और एक होता है बेटा जिसे कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये दोनों हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्टेड है ये मैं समझाऊंगी। पहले आप ये देखो कि पिट्यूटरी के दो पार्ट्स हैं, and the same diagram we are going to make beta when I am going to teach you pituitary gland. If it is required we will make it again. आपकी हाइपोथैलेमस के बारे में आपने बेटा कल ही तो पढ़ा है, शायद कल ही के तो क्लास में पढ़ा ना, कि हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। पढ़ा कि नहीं? क्या लिखा था एक बारी नोटबुक में खोल के देखो। व्हाट आर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स आर न्यूरॉन्स। तभी तो ये कनेक्शन है एंडोक्राइन और न्यूरल के बीच में। So the neurons that your hypothalamus has, उन्हीं न्यूरॉन्स को तो आप न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स बोलते हो, जो हॉर्मोन्स बनाते हैं। अब एनसीईआरटी ने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, एक बार मेरे डायग्राम को देखना। ठीक है ना? अभी देखो मैं समझा रही हूं। ये मैंने क्या बनाए हुए हैं? ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स बनाए हुए हैं, जिन्हें मैं कह रही हूं न्यूरॉन्स। मैं यहां पे लिखती भी जा रही हूं, हाइपोथैलेमस हैज न्यूरॉन्स कॉल्ड एज न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स बेटा, नोन एज न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। ये मैंने न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ही बनाए हुए हैं, जिन्हें मैं न्यूरॉन्स बोल रही हूं। क्यों न्यूरोसिक्रीटरी? क्योंकि सिक्रीशन कर रहे हैं, क्योंकि यही हॉर्मोन्स बना रहे हैं बेटा। आप इनके सेल बॉडीज को देखोगे ना, तो ये जो सेल बॉडीज है, याद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेल बॉडीज का एग्रीगेशन होता है उसे न्यूक्लियाई बोलते हैं। याद आ रहा है? द एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज in the central nervous system that is called as nuclei। तो ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है और ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ही तो हैं। अगर मैं कहूं ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के सेल बॉडीज को ही तो हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियाई। या तो सेल बॉडी बोल लो या तो बोल लो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। यही न्यूक्लियाई एक्चुअल में सिक्रीट करती है हार्मोन, बनाती है बेसिकली हार्मोन। हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स बनते जो हैं ये इन्हीं न्यूक्लियाई से बनते हैं, और फिर वो एक्सॉन से ऐसे ट्रैवल करके एक्सॉन के टर्मिनल से रिलीज हो जाते हैं। तो न्यूक्लियाई में बनते हैं और फिर पूरे एक्सॉन से ट्रैवल करते हुए एक्सॉन के एंड में आते हैं, फिर वहां से रिलीज हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत मजेदार बात है जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम, और आधे बच्चे नहीं पढ़ चुके हैं क्योंकि वो तो आधी क्लासेस में आते हैं और आधी क्लासेस में नहीं आते हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनको याद होगा, मैंने कहा था एक पोर्टल सिस्टम होता है जिसे कहते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्क्यूलेशन, जो मैंने कहा भी था कि मैं वापस से इसे बनाऊंगी जब मैं आपको हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी पढ़ाऊंगी। अब मैं वही चीज कर रही हूं बेटा, ये मैं बना रही हूं एक्चुअल में एक कैपिलरी नेटवर्क को, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम को दिखा रही हूं। क्या दिखा रही हूं मैं? हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। अब आप इसे समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस पोर्टल सिस्टम से एंटीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट किया हुआ है
ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। इसे मैंने क्या बोला? इसे मैंने बोला हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्क्यूलेशन। मैंने इस हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्क्यूलेशन को कहां से कनेक्ट किया हुआ है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब मेरी बात कृपया करके सारे बच्चे ध्यान से सुने, ये सेम चीज पिट्यूटरी में पढ़ाते वक्त मैं रिपीट करूंगी, बट यहीं पे सुनिए, पहली बार तो यहीं पे बता रही हूं। एक्चुअल में जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हो ना बेटा, तो ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, इसके अपने कोई हार्मोन्स नहीं होते। क्या बोली मैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी हैज नो हार्मोन ऑफ इट्स ओन। मुझे तुम्हारा कमेंट सेक्शन ऑन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुमसे आंसर्स चाहिए, है ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने कोई हार्मोन्स नहीं होते। तो क्या तुम्हें लगता है कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करना पड़ेगा? मुझे यस या नो में आंसर दो, यस या नो में आंसर दो। मैंने कहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कोई हार्मोन्स नहीं है, अपने कोई हार्मोन्स नहीं है। तो क्या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड को, मास्टर ग्लैंड के एक पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने की जरूरत है? क्या उसकी जरूरत है? ओ माय गॉड, क्या आंसर देते हो यार तुम लोग? यस मैम काहे लिख रहे हो? अच्छा, क्यों जरूरत है बताना जरा। अच्छा, क्यों लिखना है? यस जो लिख रहे हो नलायकों भेड़ चाल में। हाँ, अब नो लिख देना, अब नो लिख देना, ठीक है। क्यों कंट्रोल करना है? अब नो मत लिखो, नलायकी प्रोमैक्स। हद हो गई, दोगले कहीं के। अरे जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपने कोई हार्मोन से नहीं है तो उसको कंट्रोल क्या करना है? वो तो चुप बैठा है ना। अरे भाई मुझे कंट्रोल करना है, तुम बहुत बातें करते हो। जब तुम बातें करोगे ही नहीं तो तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है ना, तुम तो ऑटोमेटिकली चुप बैठे हो। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हें कंट्रोल करने की तब जरूरत है जब तुम अनाप शनाप कोई भी चीज कर रहे हो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कोई हार्मोन ही नहीं है तो हाइपोथैलेमस उसको क्या कंट्रोल करेगा? कंट्रोल करने का मतलब क्या है यहां? ये डिसाइड करना कि उस ग्लैंड का हार्मोन निकलना चाहिए या उस ग्लैंड का हार्मोन नहीं निकलना चाहिए, उस ग्लैंड का हार्मोन सिंथेसाइज होना चाहिए या नहीं सिंथेसाइज होना चाहिए। ये होता है कंट्रोल करना। मूर्खों, कुछ तो सोचा करो, इतने गंदे आंसर देते हो कि पूरा मूड ही खराब हो जाता है। अरे भाई एक ग्लैंड दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है तो क्या डंडे मार रहा है क्या उसको? कैसे कंट्रोल कर रहा है? छड़ी लगा रहा है क्या? अरे ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है का क्या मतलब है? मतलब कि ये ग्लैंड ये डिसाइड कर रहा है कि तेरे हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए, सिक्रीट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये होता है कंट्रोल। जिसके खुद के कोई हार्मोन्स ही नहीं है, इसको हाइपोथैलेमस क्या ही कंट्रोल करेगा? ओफो, समझ गए ना। इसीलिए जितने भी हाइपोथैलेमस के तुम मैक्सिमम हार्मोन्स पढ़ते हो वो एंटीरियर पिट्यूटरी, एक्चुअल में सारे पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के तो हार्मोन ही नहीं है। मैं जितने भी पिट्यूटरी के हार्मोन्स बताऊंगी, प्रोलैक्टिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, FSH, LH, सारे हार्मोन्स जितने भी मैं बताऊंगी वो सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। जितने भी पिट्यूटरी के हार्मोन्स बताऊंगी वो एंटीरियर पिट्यूटरी के बताऊंगी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का तो कुछ हार्मोन ही नहीं है। अब हाइपोथैलेमस डिसाइड कर रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से वो हार्मोन निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। कैसे कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं बेटा वो इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू, मैंने पढ़ाया भी था, कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को? इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू। इसीलिए हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में ये पोर्टल सिस्टम का कनेक्शन होता है, सो दैट हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स इसकी मदद से बेटा रिलीज हो सके, एक्ट हो सके ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर क्या करते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगी। सो योर हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स are released into your hypophyseal portal system and then it will reach the anterior pituitary। और कैसे कंट्रोल करता है ये बाद की बात है। एक थम्स अप देना अगर आपको समझ में आया बेटा, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख रही हूं
hypophyseal portal system, hypophyseal portal system enables action of hypothalamic hormones ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, कृपया करके ध्यान दें, ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको बेटा लिखिए, जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताया ना कि पोस्टीरियर के अपने कोई हार्मोन्स नहीं होते हैं, ये कहानी मैं लिखूंगी, आप स्ट्रेस मत ले लेना, अरे भैया मैम लिखवा दो, लिखवाएंगे मैम, बाद में लिखवाएंगे, अभी नहीं। डन डन डन। अब बेटा देखो इसके हार्मोन्स कितने ज्यादा इजी हैं याद करना, और जैसे कि मैंने आपसे कहा इसके हार्मोन्स याद कर लोगे तो आप इमीडिएटली, मैं आपको साथ के साथ पिट्यूटरी के हार्मोन्स याद करा दूंगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गर्मी हो रही है, साथ के साथ मैं आपको बेटा पिट्यूटरी के हार्मोन्स याद करवा दूंगी, इतने इजी हैं, इतने ज्यादा इजी हैं, ठीक है ना। डन डनाडन डन कर लिया मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले, यस एवरीबॉडी। देखो क्या मजे आएंगे, बहुत मजे आएंगे अभी, बहुत मजे, बहुत ही, सच में। अरे इकरा कोई बात नहीं, इतने प्यार करने वाले लोगों में कुछ स्पैमर्स का डिसलाइक भी मैम झेल लेंगी, कोई नहीं, कहां नजर आएगा, सारे इतने लाइक्स के बीच में वो दिखते ही नहीं है मेरे को, सब दब गए हैं, ठीक है ना। अब बेटा देखो पहले तो मैं आपको एक बेसिक बात बताऊंगी कि हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है ईदर रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, या तो रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है ना। देखो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स ये दो प्रकार के होते हैं, या तो रिलीजिंग टाइप या तो इनहिबिटिंग टाइप्स, ठीक है। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड देना बेटा। बेटा एक सेकंड टाइम देना। अरे भैया रुको, हाँ आते हैं वापस, यस। यार देखो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, रिलीजिंग टाइप्स या इनहिबिटिंग टाइप्स, रिलीजिंग टाइप्स या इनहिबिटिंग टाइप्स। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं ये दो प्रकार के हैं, या तो रिलीजिंग टाइप्स या तो इनहिबिटिंग टाइप्स। जैसा इसका नाम है ना बेटा वही इसका मतलब है, आपको हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के नाम देख के समझ में आ जाएगा
कि ये हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स है। इनके नाम में रिलीजिंग लगा होगा या इनके नाम में इनहिबिटिंग लगा होगा। आप इनका नाम देखोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स है। अब मैं आपको ये बताऊं, एनसीईआरटी ने इनकम्प्लीट तरीके से दिया हुआ है बेटा हॉर्मोन्स को। देखो पिट्यूटरी के सारे हॉर्मोन्स एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किए हैं। अगर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स एनसीईआरटी डिस्क्राइब करती है ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली आपको हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स के नाम पता होने चाहिए। समझ में आ रही है बेटा बात? हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स एनसीईआरटी ने अच्छे से मेंशन नहीं किए हुए, आधे अधूरे दिए हुए हैं। बट पिट्यूटरी से क्योंकि बेटा इसका कनेक्शन है, तो आप आधे अधूरे मत पढ़ना, आप एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में पढ़ो। और ये बहुत इजी है, बहुत ही इजी, इसीलिए इनकम्प्लीट मत पढ़ो। एनसीईआरटी ने भले ही इनकम्प्लीट तरीके से दिया हो, ठीक है ना, आप ऑर्गेनाइज वे में पढ़ो। ऑर्गेनाइज वे में पढ़ने से आगे के टॉपिक में आपको हेल्प मिलेगी। देखो ये दो तरीके के हार्मोन्स है इसके, देखो रिलीजिंग टाइप, इनहिबिटिंग टाइप। अभी मैं हार्मोन्स को ना टेबल के फॉर्म में आपको करवाऊंगी। जूलॉजी मेडिजी जिसके पास है उसको पता होगा, हमने टेबल के फॉर्म में करी है। टेबल के फॉर्म में हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हार्मोन्स को इसीलिए करते हैं क्योंकि कंटेंट याद करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। देखो जब मैं कह रही हूं रिलीजिंग टाइप, तो ऑफ कोर्स अगर मैं एक हार्मोन का नाम बोल रही हूं ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, अभी लिखो मत, तो ये एक ऐसा हार्मोन है हाइपोथैलेमस का जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा। आप इनके नाम पे फोकस करो। एक हार्मोन है जिसे मैं बोल रही हूं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करेगा, इसीलिए इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अगर मैं किसी को बोल रही हूं MSH-RH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगा। अगर मैं बोल रही हूं MSH-IH, तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगा, इनहिबिट करवाएगा। आप क्लियरली देख पाओगे मोस्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस के हार्मोन के नाम के आगे या तो रिलीजिंग लगा होगा या तो इनहिबिटिंग लगा होगा। मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आई एम सेइंग, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आई एम सेइंग। समझ रहे हो? यस, समझ रहे हो? तो रिलीजिंग टाइप होती है, इनहिबिटिंग टाइप होती है। अब हम ना इसको बेटा ऐसे टेबल के फॉर्म में करेंगे। आप हेडिंग डालना है ऐसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, आप ऐसे हेडिंग डालना हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, और सबसे पहले बेटा ये टेबल बनाओ। देखो अभी आपको समझ में आएगा मैम क्या बोल रही हैं, आपको इनके नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स है। देखो कितना इजी, आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट मेक दिस टेबल। 1 2 3 4 कितने हार्मोन्स करने हैं? 5 6 7 8 9। आपको 9 हार्मोन्स करने हैं। पहले ऐसा टेबल बना लो, पहले ऐसा टेबल बना लो, ठीक है, पहले ऐसा टेबल बना लो। देखो मैंने यहां पे सबसे पहले हार्मोन का नाम लिखा हुआ है जी। सबसे पहले तो इनके बेटा फुल फॉर्म करने हैं। टारगेट के लिए बिल्कुल कम स्पेस छोड़ना, टारगेट बहुत छोटा सा है, इनके फंक्शंस भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो आपकी ना 2 या 3 लाइन मैक्सिमम कवर होंगी हर एक के फंक्शन को लिखने के लिए। 2 या 3 लाइन मैक्सिमम, सिंगल लाइन में भी हो सकता है, तो बहुत ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं है बेटा। और आप चाहो तो एक एक हार्मोन का टारगेट फंक्शन लिखते जाओ, टारगेट फंक्शन लिखते जाओ और फिर टेबल को कंप्लीट करते जाओ, ठीक है ना। पहले मैं हार्मोन्स के नाम के फुल फॉर्म आपको बताती हूं। मैंने यहाँ पे एक हार्मोन लिखा हुआ है GHRH। क्या फुल फॉर्म है इसका? GH का मतलब है बेटा ग्रोथ हार्मोन। अब आपको ग्रोथ हार्मोन तो हाइपोथैलेमस का कतई नहीं लग रहा, इसमें रिलीजिंग कहां लिखा हुआ है मैम? यूजुअली ऐसा होता है, ग्रोथ हार्मोन में आपने GH लिख दिया, फिर आप लिख रहे हो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसीलिए इसका नाम हो गया GHRH। ये हो गया हाइपोथैलेमस का हार्मोन। वैसे ही आप इस नाम को देखो, इसको बोला जाता है GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन, GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन, IH का मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन। मैंने कहा था ना या तो रिलीजिंग टाइप होते हैं या तो इनहिबिटिंग टाइप होते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है ना। यस। MSH-RH, MSH का मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, MSHRH, और इसी में सेम हो गया बेटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या नाम में कोई समस्या? क्या नाम में किसी को कोई दुख दर्द या समस्या बेटा बता दो, घुटनों में दर्द हो रहा हो तो। यस एवरीवन। देखो अब आप मुझे बताओ, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, इसका टारगेट क्या है? आंख बंद करके बंदे को टारगेट बता देना चाहिए। मैंने आपसे कहा हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, इसके पास एक ही काम है बेटा जिंदगी में, और वो काम है मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करना। क्या होगा इसका टारगेट? इसका टारगेट मास्टर ग्लैंड होगा। अब एंटीरियर होगा या पोस्टीरियर होगा ये भी बता दो। अभी समझाया, क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने की जरूरत है? क्या उसके पास कोई हार्मोन्स है जिसको कंट्रोल करना है, कि उसको रिलीज कराना है या इनहिबिट करना है? नहीं ना। तो आंख बंद करके बेटा सबका टारगेट, इन सारे हार्मोन्स, जितने भी हाइपोथैलेमस के मैक्सिमम हार्मोन्स तुम पढ़ते हो जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते होंगे, यानी कि ये तो मैम कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, इन सब का टारगेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। दो हार्मोन्स बाद में बताऊंगी जिनका फंक्शन अलग है, बताऊंगी। ये तो सोचना ही नहीं है कि इनका टारगेट क्या है, इनका टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी है, डायरेक्ट इनका टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। क्या मेरे सपोलो इनके नाम से नहीं बता सकते? क्या इसके नाम से नहीं बता सकते कि ये क्या कंट्रोल कर रहे होंगे? जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट कराएगा, रिलीज करवाएगा। जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा मत सिक्रीट करो, मत रिलीज करो। जिसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एमएसएच को रिलीज करो, सिक्रीट करो। जिसका नाम है MSHIH, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि MSH को रिलीज मत करो, सिक्रीट मत करो। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है बताओ मुझे बताओ इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? और क्या यहाँ पे तुम्हें पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स पता चले, देख पाए तुम अपनी इन छोटी आंखों से? दो हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन और MSH। ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी का हार्मोन है और MSH भी पिट्यूटरी का हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन की चाबी एंटीरियर पिट्यूटरी के हाइपोथैलेमस के पास है। उसको रिलीज करवाने वाला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। उसको रिलीज नहीं होने देने वाला, सिक्रीट नहीं होने देने वाला ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन किसका हार्मोन हुआ? पिट्यूटरी का हार्मोन हुआ ना। वैसे ही MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किसका हार्मोन है? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का। लेकिन उसकी चाबी किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास। उसके पास दो हार्मोन है उसको कंट्रोल करने के लिए, MSHRH जो उसकी सिक्रीशन को, सिंथेसिस को, रिलीज को प्रमोट करेगा, और एक IH जो उसको रोकेगा। बेटा समझ आ रही है बात? कितना आसान है बताओ। यस बताओ ना। अरे तुसी समझ रहे हो कि नहीं? बुझते पेरे चो सब भला चंगा। तो देखो ना यहां पे लिखोगे promotes secretion and release of GH। GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन। कहां से? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पर कुछ महान सपोलों के लिए मैं लिख रही हूं। कहां से? जहां पे ये एक्ट कर रहा है वहां से भाई। अब ये भी ना समझ पाओ तो पढ़ ही क्या रहे हो बेटा? कहां से रिलीज करवाएगा? जो इसका टारगेट है पिट्यूटरी से। हाँ, इसका क्या काम होगा? इनहिबिट करना उसी चीज को, इनहिबिट द सिक्रीशन एंड रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सेम चिपकाना है बेटा, प्रमोट दी सिक्रीशन एंड रिलीज ऑफ
MSH कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसका काम उसी को इनिबिट करना होगा। यही तो मैंने बोला कि इसके सिक्रीटरी रिलीजिंग टाइप होते हैं और इनिबिटिंग टाइप होते हैं। जिसके नाम में रिलीजिंग है वो रिलीज करवाएगा, जिसके काम में इनिबिशन है वो इनिबिट कराएगा। इतनी सी बात अगर याद नहीं होगी तो फिर क्या ही याद होगा बेटा। ये तो सबसे इजीएस्ट पार्ट है। डन डनाडन डन कर लो। डन डनाडन डन कर लो। डन डनाडन डन। ये हो जाए तो बेटा आगे बढ़ते हैं। डन हो जाए तो बेटा एक थम्स अप दे देना। डन हो जाए तो एक थम्स अप दे देना। अब आगे के कुछ हार्मोन्स को पढ़ते हैं। टेबल को कंटिन्यू करते हैं बेटा। यस डन, एवरीबॉडी डन। चलो वेरी गुड। 4 हार्मोन्स हम हाइपोथैलेमस के पढ़ चुके हैं। मैं बार बार बोल रही हूं, हम इन हार्मोन्स को एनसीईआरटी में हो सकता है तुम्हें डायरेक्टली नाम मिले कि GHRH, GHIH, MSHRH, MSHIH। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा ग्रोथ हार्मोन के बारे में एनसीईआरटी देती है पिट्यूटरी के, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में देती है पिट्यूटरी के, है ना। तो हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करे वो हमें पता होना चाहिए, एंड इट इज वेरी इजी, है ना। अब बेटा देखो अगला हार्मोन, इसके नाम में बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसके नाम में बड़ी कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसके नाम में एक जगह ना, देखो अब मैं बताती हूं, अगर मैं ना इस RH को हटा दूं तो बच्चे को इसके नाम को देख के लगता है यार इसका R जो है क्या वो रिलीजिंग है? क्या ये R का मतलब रिलीजिंग है? नहीं, यहां पे R का मतलब यहां पे रिलीजिंग नहीं होता। अभी देखो मैं बताती हूं क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन अगेन। देखो PRL का यहां पे मतलब है प्रोलैक्टिन। यहां जो तुम PRL वर्ड लिख रहे हो ना बेटा, दैट स्टैंड्स फॉर PRL मींस प्रोलैक्टिन, और यहां जो RH लग रहा है इसका मतलब है रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो बेटा पिट्यूटरी के हार्मोन का क्या नाम होगा? अगर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस का है तो पिट्यूटरी के हार्मोन को क्या बोलेंगे? यहां पे भी बेटा PRL का क्या मतलब हुआ? PRL का मतलब हुआ प्रोलैक्टिन। यहां R का मतलब रिलीजिंग नहीं होता, बहुत कंफ्यूजन होती है इसके नाम में। PRL का मतलब है प्रोलैक्टिन। IH का मतलब हो गया इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। इसके नाम से क्या समझ आ रहा है कि पिट्यूटरी के हार्मोन को क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी के हार्मोन को क्या बोलेंगे? क्या पिट्यूटरी का हार्मोन हो जाएगा आपका प्रोलैक्टिन? वेरी गुड। प्रोलैक्टिन इज द नेम ऑफ द हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी। उसको रिलीज करवाने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, उसको इनहिबिट करने वाला हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। इनफैक्ट बेटा इसी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का एक और नाम होता है, इसे बोला जाता है डोपामीन। इनहिबिटिंग हार्मोन का नाम होता है डोपामीन। मैं एक और चीज बताती हूं, इसे शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, या तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को आप ऐसे लिख सकते हो या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, PRH। समझ रहे हो मेरी बात? यहां PRL है, PRL का मतलब है प्रोलैक्टिन। ये मैंने इसी को शॉर्ट में लिख दिया, इस पूरे के लिए मैंने एक लेटर यूज किया है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। सिमिलरली इसके लिए भी बेटा एक शॉर्ट में लिख सकते हो PIH। P स्टैंड्स फॉर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। पहले आप नाम को ध्यान से देखो बेटा, फंक्शन टारगेट तो बहुत इजी है। जब मैं PRL लिख रही हूं तो प्रोलैक्टिन, नाम में ही तो आ रहा है ना PRL, H तो आया ही नहीं प्रोलैक्टिन के स्पेलिंग में, H तो आया ही नहीं, तो PRL का मतलब है प्रोलैक्टिन, साथ में RH लगा दिया तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और शॉर्ट में लिख सकते हो PRH। H लग गया मतलब वो हाइपोथैलेमस, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यस, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। समझ गए? यस एवरीबॉडी
समझ गई? यस एवरीबॉडी। अब बेटा जी इसका टारगेट क्या होगा? सबके टारगेट बेटा एक ही है, टारगेट में कोई डिफरेंस नहीं है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना? क्या फंक्शन कराएगा जो मैंने अभी आपको समझाया, जिसका नाम है रिलीजिंग, दैट विल प्रमोट सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसका नाम है इनहिबिटिंग, दैट विल इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। समझे? यस एवरीबॉडी, समझ गए? अब बेटा जो अगला हार्मोन है ना, ये नाम को देख के आप समझ नहीं पाते हो, जैसे अभी तक तो नाम बड़े आसान है। देखो 3 पिट्यूटरी के भी हार्मोन्स हो गए, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी का हो गया, एमएसएच पिट्यूटरी का हो गया, प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी का हो गया, और इन तीनों हार्मोन्स के लिए हाइपोथैलेमस के पास रिलीजिंग हार्मोन्स भी थे और इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी थे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो नाम आता है ना बेटा, अगर मैं कमेंट्स ऑन करूं तो तुम थोड़ी सी बकवास तो बेटा जो आधे बच्चे कर रहे हैं जिसकी वजह से बंद करना पड़ रहा है, बट मेरे को क्वेश्चंस पूछने हैं एक दो। जैसे अगर मैं बेटा जीएनआरएच का फुल फॉर्म बताऊं तो जीएनआरएच का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, जीएन, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। या फिर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, सिंपली गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बोल सकते हो, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडो नाम में देखो क्या आ रहा है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं इसका टारगेट क्या है, जल्दी बताओ। यस, what is the target of the GnRH, gonadotrophin releasing hormone? What is the target of gonadotrophin releasing hormone? बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, मुझे पता था ये आंसर आएगा, इसीलिए आपको मैंने कमेंट को ऑन करके आपसे पूछा। अब बेटा खड़े हो जाओ सारे बच्चे जिन्होंने गोनाड्स आंसर दिया है ना, सारे बच्चे खड़े हो जाओ। इसे कहते हैं ना कि अगर बच्चों के लिए ओपन बुक टेस्ट रख देंगे ना तो भी बच्चा फेल कर जाएगा, जिसको फेल होना है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना ही नहीं है। सारे खड़े हो जाओ और बेटा लगाओ अपने एक जोर से सर पे बजाओ अपने, और अगर भाई बहन है ना उससे लगाओ। बेटा इसका टारगेट गोनाड्स कैसे होगा आप मुझे ये बताओ। मैंने तुम्हें जहां भटकाना चाहा मैंने तुम्हें वैसे भटका दिया। मैंने कहा इसके नाम पे ध्यान दो तो सारे बच्चे लिख पड़े हैं गोनाड्स। अरे नलायको, हाइपोथैलेमस सिर्फ पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है भाई, ये गोनाड्स को कंट्रोल नहीं कर रहा मूर्ख लोगों। अरे भाई हाइपोथैलेमस सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा, नाम पे मत जा। ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से किसको रिलीज करवाता है, गोनाडोट्रोफिन्स को। देखो ये एक ऐसा हार्मोन है जिसका सिर्फ रिलीजिंग टाइप है, इनहिबिटिंग टाइप नहीं है। आपने ऊपर जो 3 हार्मोन्स पढ़े ना, प्रोलैक्टिन के लिए भी रिलीजिंग इनहिबिटिंग है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के भी रिलीजिंग इनहिबिटिंग है, ग्रोथ हार्मोन के भी रिलीजिंग इनहिबिटिंग है, लेकिन आगे जितने भी हार्मोन्स बता रही हूं उनके सिर्फ रिलीजिंग टाइप्स है, इनहिबिटिंग टाइप्स नहीं होते हैं। ये गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करवाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से बेटा जी। इनका टारगेट है एंटीरियर पिट्यूटरी से कहना कि तुम गोनाडोट्रोफिन्स को सिक्रीट करो और रिलीज करो। गोनाडोट्रोफिन्स क्या होते हैं, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों को बोला जाता है गोनाडोट्रोफिन, जिनका काम होगा गोनाड्स पर एक्ट करना, ना कि इसका तो काम है एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करवाना, तभी तो नाम है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। चमका कि नहीं? हाँ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ सृष्टि, बैठ जाओ सारे बच्चे, बैठ जाओ। हाँ सारे बच्चे बैठ जाओ, सिट डाउन, डोंट डू दिस काइंड ऑफ गंदी मिस्टेक बेटा, बेकार मिस्टेक। मे आई सिट मैम? एवरीबॉडी, अगर तुम सच्ची खड़े हुए थे तो बैठ जाओ बेटा, ठीक है ना? हाँ
फिजिकल क्लासरूम में क्या मजे आते हैं ना। अभी मेरे को पता नहीं चल रहा तुम लोग सच्ची में खड़े हुए कि नहीं, खड़े हुए होगे कुछ कुछ तो बच्चे। तो यहाँ पे मैं कह रही हूं प्रमोट्स secretion and release of गोनाडोट्रोफिन्स। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करवाता है। आगे मैं आपको बताऊंगी ये गोनाडोट्रोफिन्स क्या होते हैं, FSH और LH। हुए थे मैम, हुए थे। हाँ मुझे भरोसा है बेटा तुम पे, हुए थे, है ना। कह रहे मॉम स्लैप्ड मी, पीयूष कह रहा है। मम्मियों को तो मौका मिलना चाहिए ना बेटा, बेलन उठाने का, चप्पल उठाने का, हाथ उठाने का। एक्सपीरियंस से बता रही हूं मैं। मम्मी के हाथ में जिस वक्त में जो रहेगा बेटा औजार, उसी से बजा देंगी मम्मी, है ना। और ऐसा होता है रोगे और रो गया और रोएगा और रोएगा और डंडे पड़ते थे, है ना। ऐसा नहीं अरे मेरा बेटा, वो मेरा सोना बेटा कितना रो रहा है, नो बेटा डोंट क्राई, ऐसे वाला तो बेटा नहीं था सिस्टम। और नहीं और रो रही है और डंडे बजते थे, खाना नहीं खाएगी और डंडे बजते थे, है ना। बाबू सोना टाइप्स नहीं होता था, ओले मिला बच्चा खाना नहीं खाया खा ले। हाँ अब बेटा देखो ACTHRH का फुल फॉर्म लिखते हैं। ACTHRH का मतलब है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसका एक और नाम होता है, तुम्हारे में है कुछ बाबू सोना वाले होते हैं कुछ पेरेंट्स, नहीं मैं कुछ बुराई नहीं कर रही, पता चला ऐसे पेरेंट्स मेरे को देख रहे हो तो कहेंगे अरे यार मैम तो बढ़िया ही। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTHRH, देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ACTHRH। बेटा मुझे बताओ पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा होगा। यहां पे पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा था, गोनाडोट्रोफिन। दो हार्मोन्स होते हैं FSH और LH। यहां पे पिट्यूटरी का हार्मोन क्या होगा बेटा, यहां पे पिट्यूटरी का हार्मोन क्या होगा, ACTH। ये पिट्यूटरी से ACTH को रिलीज करवाता है। ACTH का मतलब क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड है। तो पिट्यूटरी का ACTH एक्चुअल में एड्रीनल ग्लैंड पर काम करता है। वेरी गुड। तो कितना कितना तो सिंपल है, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। अब लाइन पे आ गए हैं सारे बच्चे। प्रमोट्स सिक्रीशन ऑफ ACTH फ्रॉम पिट्यूटरी। मैं आपको ये भी बताऊंगी, अभी यहां पे जगह नहीं है लिखने की बेटा, ACTHRH का एक और नाम होता है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसे शॉर्ट में CRH भी कहते हैं। तो ये नोट डाल के मैं लिखवा दूंगी, या तो आप पूरा नाम लिखो ऐसे ACTHRH, या तो इसे शॉर्ट में लिखा जाता है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है ना। डन हो गया यहां तक, डन हो गया यहां तक। एक थम्स अप दे दो। अब मैं आपको एक टेबल में आखिरी हार्मोन बताने जा रही हूं, फिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगी अभी, और फिर आप रिलेट करना अभी देखना, ठीक है ना। यहां तक बेटा डन हो गया, डन यहां तक। AC डन। चलो लास्ट हार्मोन बेटा TSHRH, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट हार्मोन तो नहीं है हाइपोथैलेमस का, बट टेबल में लास्ट हार्मोन है। इसे बोला जाता है बेटा TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। बताओ आपके पिट्यूटरी के हार्मोन का क्या नाम होगा,
बताओ पिट्यूटरी के हार्मोन का क्या नाम होगा? TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। टारगेट क्या है बेटा? सबके टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी, सबका टारगेट वही एंटीरियर पिट्यूटरी। वो तो तुमने मूर्खता की थी कि तुमने गोनाड्स बोल दिया। TSH। डोपामिन किसे का? उपासना बेटा, बोर्ड में ही देख रही थी या कहां देख रही थी? डोपामिन इज अनदर नेम ऑफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, उसका नाम होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करेगा? प्रमोट सिक्रीशन ऑफ TSH। एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH को रिलीज कराएगा। अब आप मुझे बताओ, सबका टारगेट यही है बेटा? अब ये कह रहे हैं सबका टारगेट एम्स है। हाँ, टारगेट तो सबका एम्स है, और पढ़ाई तो तुम बेटा किसी प्राइवेट कॉलेज की कर रहे हो लग रहा है मेरे को। हाँ, पढ़ाई तो तुम ऐसी कर रहे हो बेटा, जिस हिसाब से स्पैमिंग और आंसर देते हो। पर नहीं, एम्स में तो तुम जाओगे बेटा। कितने सारे बच्चे हमारे एम्स में, एम्स दिल्ली की मैं बात कर रही हूं, और बाकी एम्स में भी। ये तो मैंने मजाक में बोला, बट तुम्हारी बैच से निकलते हैं। अर्जुना लक्ष्य से कितने बच्चे हमारे एम्स में हैं, एम्स दिल्ली में है बेटा। एंड आई एम श्योर तुम देखते भी रहते हो, तो देयर आर पीपल, एंड आई एम श्योर तुम्हारे बैच से भी निकलेंगे, ठीक है। बट वही बात है बेटा, बच्चे तो बहुत सारे पढ़ रहे हैं ना, मेहनत सारे बच्चे इक्वली नहीं करते हैं, और जब इक्वली मेहनत नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलना भी मुश्किल होता है, ठीक है ना। चलिए, यस एवरीवन, अब बेटा यहां तक खत्म हो गया। मैंने पिट्यूटरी के कितने हार्मोन्स पढ़ा दिए, तुम्हें नाम बता दिए। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी का है, MSH पिट्यूटरी का है, PRL यानी प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी का है, गोनाडोट्रोफिन यानी कि FSH और LH पिट्यूटरी का है, ACTH पिट्यूटरी का है, और TSH पिट्यूटरी का है। 7 हार्मोन्स मैंने बता दिए। मैंने 7 हार्मोन तुम्हें पिट्यूटरी के बता दिए बेटा। अब देखो एक बारी, मैं आपको पहले आगे बताने से पहले रिवाइज कराती हूं। मैं आगे बताने से पहले रिवाइज कराती हूं, इसे मत लिखना, इसे मत लिखना, मैं सिर्फ रिवाइज करा रही हूं। मैंने तुमसे क्या कहा? हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स रिलीजिंग टाइप थे, या हाइपोथैलेमस के हार्मोन इनहिबिटिंग टाइप थे। कुछ हार्मोन के सिर्फ रिलीजिंग टाइप होते हैं, कुछ हार्मोन के दोनों टाइप्स होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन था, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन था। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन था। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन था, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन था, ठीक है ना। रिलीजिंग में बाकी ACTH RH था, रिलीजिंग में TSH RH था, और रिलीजिंग में गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन था। और इन्हीं से रिलेटेड पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन्स हो गए बेटा? इससे रिलेटेड पिट्यूटरी का हार्मोन हो गया ग्रोथ हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, आपका ACTH हार्मोन, आपका बेटा TSH, और आपका गोनाडोट्रोफिन यानी कि FSH और LH। बताओ किसी को कोई दुख दर्द समस्या? और यही चीज मैंने आपको कही थी कि अगर आप हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को अच्छे से पढ़ लो तो आपको पिट्यूटरी के हार्मोन्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपको हाइपोथैलेमस में ही पहले तो ये बता देती हूँ, ACTH RH को हम और किस नाम से जानते हैं, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को भी हम बेटा दूसरे नाम से जानते हैं, ठीक है। पक्की बात? मजा आया? याद हो गया कि नहीं? आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो क्लास में ही लर्न 100% हो जाना चाहिए। बाद के लिए कुछ भी नहीं बचाना, बाद के लिए कुछ भी नहीं बचाना। इतना सिंपल टॉपिक है यार, लर्न हो जाना चाहिए। ये इतनी फील वाला टॉपिक है और इतना इजी टॉपिक है यार, बार बार बोल रही हूं। तो एक नोट डालते हैं, ये तो रिवीजन कराया मैंने तुम्हें। एक FSH LH क्या होता है अभी बताऊंगी बेटा, सब्र करो, अभी बताऊंगी, अभी बताऊंगी। मुझे पता है तुम्हें नहीं पता है बेटा, वो तो मुझे पता है, अभी बताऊंगी मैं तुम्हें। बेटा देखो, ACTH का एक और ACTH RH ऑल्सो नोन एज CRH, ऑल्सो नोन एज CRH, इसको शॉर्ट में CRH भी कहते हैं, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। यस, और एक चीज और बता रही हूं बेटा,
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के लिए हम कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज, क्योंकि ना अभी मैं आपको बताऊंगी, मैं ये नाम क्यों बता रही हूं, अभी एनसीईआरटी रीड कराऊंगी तब बताऊंगी। इट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटो, इट इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोक्राइनिन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस का, उससे बेटा बोला जाता है सोमैटोक्राइनिन, इसका ऑल्टरनेटिव नाम है। वैसे ही ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को बेटा ऑल्सो नोन एज सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। क्लियर है मैम? आपने सारे हार्मोन्स तो बता दिए, तो फिर हाइपोथैलेमस में कुछ बचा है क्या? यस। अब मैं उस डायग्राम में लेके जा रही हूं जो डायग्राम हमने पहले बनाया था। पहले आप यहां तक नोट कीजिए, पहले आप यहां तक नोट कीजिए, फिर उस डायग्राम में लेके जा रही हूं। कभी कभी ना मैं जोश में ना, तुम्हारी क्लास में, किसी भी क्लास में, पता नहीं अचानक से कौन सी जोश आती है, गला इतना तेज बोलने लगती हूँ कि गला दुखने लगता है। फिर खुद को रियलाइज होता है कि अरे भाई नॉर्मल पिच में बोलना चाहिए था, पर ना वो हो जाता है यार, एक पानी भिजवाना है, बहुत दुखने लगता है फिर। हाँ डन। अब देखो उस डायग्राम में मैं एक बारी बेटा आप लोगों को लेके जाती हूँ 1 मिलियन ईयर्स अगो, जो तुमने पढ़ा था ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग से चीजें बिल्कुल इसी रेट से गायब होती है। 1 मिलियन ईयर्स अगो, 1 मिलियन ईयर्स लेटर, पृथ्वी और सारे जीव जंतु इवॉल्व हो जाएंगे, तुम वहीं रह जाओगे। हाँ देखो इस डायग्राम पे आते हैं, तो इस छवि को जब आप ध्यान से जरा देखोगे, तो मैंने अभी आपको बताया जितने भी हॉर्मोन्स आपके मैंने पढ़ाए ना बेटा, वो यहां से रिलीज होते हैं, इस ब्लड में आते हैं और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं। चाहे आपने GHRH पढ़ा, GHIH पढ़ा, PRLRH पढ़ा, PRLIH पढ़ा, MSHRH पढ़ा, MSHIH पढ़ा, ACTHRH पढ़ा, TSHRH पढ़ा या GnRH पढ़ा, ये सारे हॉर्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस में बने और फिर वो एक्ट करते हैं पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी पर फिर इसके हार्मोन्स को या तो रिलीज करवाएंगे या तो इनहिबिट करवाएंगे। यही चीज बेटा तुमने पढ़ी, यही चीज तुमने पढ़ी ना, हाँ या ना? यही पढ़ी है बेटा, ना तो कुछ है ही नहीं, हाँ ही हाँ है। लेकिन मैम फिर ये आपने क्या बना रखा है, ये 2 न्यूरॉन्स जो आपने बना रखे हैं यहाँ पे बना रखे हैं, और मैम ये न्यूरॉन्स इतने लंबे लंबे बना रखे हैं, सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर बना रखे हैं। यस, तो ये जो मैंने बेटा 2 हाइपोथैलेमस के यहाँ पे जो न्यूरॉन्स बना रखे हैं, मैंने 2 बना रखे हैं, 2 नहीं होते हैं बेटा, न्यूरॉन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो इनके एक्सॉन टर्मिनल को मैंने सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में घुसा दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में कहते हैं कि डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होती है आपके हाइपोथैलेमस के। इस बेचारे के तो बेटा खुद के कोई डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल का क्या मतलब है? डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल का मतलब होता है अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। क्यों? हाइपोथैलेमस के ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये जो न्यूरॉन्स है, ये डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चले गए होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दो, ये जो मैं न्यूरॉन्स बता रही हूं, इनमें 2 हार्मोन्स बनते हैं, एक ऑक्सीटोसिन, एक वैसोप्रेसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होता है, वैसोप्रेसिन का तो जिक्र मैंने किया भी हुआ है बेटा जब मैंने तुम्हें एक्सक्रीशन पढ़ाया है। ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो होते हैं ना बेटा, ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं, मतलब ये न्यूक्लियाई में बन रहे हैं और फिर वो जाते हैं एक्सॉन से ट्रैवल करके यहां स्टोर हो जाते हैं। ये हार्मोन यहां स्टोर हो जाते हैं एक्सॉन टर्मिनल पर। और ये एक्सॉन टर्मिनल कहां घुसा हुआ है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जब चाहो क्या, जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन यहीं से फिर रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस कहता है, मैं समझता हूं तेरा दुख, आई एम्पैथाइज विद यू, मैं समझता हूं तेरा दर्द, तेरे पास कोई हार्मोन नहीं है ना, मैं हूं तेरे लिए। तो मैं अपने 2 हार्मोन्स को क्या करता हूं, अपने एक्सॉन टर्मिनल पर स्टोर करता हूं, वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो उसका दुख, दर्द और भावनाओं को समझते हुए हाइपोथैलेमस के ये जो 2 हार्मोन्स होते हैं बेटा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, दे आर स्टोर्ड इन द एक्सॉन टर्मिनल विद इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और इसीलिए क्योंकि न्यूरॉन्स डायरेक्टली यहां एंटर कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है, इट इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। क्या समझे मेरी बात? यस यस। ओ कुछ बच्चे कह रहे ना ओ समझ गई यस एवरीवन? लिखे किडनी टचिंग स्टोरी, आहा आहा, किडनी टचिंग स्टोरी, वाह वाह वाह।
ये कहानी है उन दो भाइयों की, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये कहानी है उस हाइपोथैलेमस की जिसने अपनी दोस्त पिट्यूटरी की मदद करी थी। बेचारा पिट्यूटरी जिसके पास कोई हार्मोन्स नहीं थे और उसके जीवन में आया ये हाइपोथैलेमस। उसने कहा मैं तेरा दर्द समझता हूं, आ भाई मैं तेरे, कभी भाई बोल रही हूँ कभी बहन बोल रही हूँ, याद ही नहीं रह रहा क्या बोल रही हूँ। चलिए यार कहानी सुनेंगे यहाँ पे ये लोग। हम लिखते हैं बेटा एक और पॉइंट यहां पे इसी नोट में, posterior pituitary does not have any hormone of its own। ठीक है ना, क्राइम पेट्रोल कहां से लगने लग गया तुम्हें ये, does not have any hormone of its own, doesn't have any hormone of its own, अपने स्वयं के इसके कोई हॉर्मोन्स नहीं होते, of its own, but it's under direct neural regulation, direct neural regulation, direct neural regulation of hypothalamus टू हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स किसके हैं, हाइपोथैलेमस के, स्टोर कहाँ है, पिट्यूटरी के अंदर, रिलीज कहां से होंगे, पिट्यूटरी से। टू हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, अगले स्लाइड में हम इसी की डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन are stored in posterior pituitary within axon terminal। अब मुझे नहीं लगता इतनी कहानी के बाद तुम्हें कभी भी कोई कंफ्यूजन होगी कि क्या है। जल्दी लिखिए, फिर हम ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के फंक्शंस देखेंगे। चलिए 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 जी, डन डनार्डन डन कर लीजिए। डन हो गया बेटा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन की कहानी करें, इन दोनों की कहानी करें। चलिए, बहुत आसान कहानी है। एक की कहानी तुम्हें ऑलरेडी पता है, वैसोप्रेसिन की ऑलरेडी सिर्फ उनको पता है जिन्होंने एक्सक्रीशन वाला चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ा था। उनको नहीं पता होगा जिन्होंने एक्सक्रीशन वाला चैप्टर अच्छे से नहीं करा है बेटा। जिसने मेरे साथ एक्सक्रीशन वाला चैप्टर बढ़िया से पढ़ा है उनको वैसोप्रेसिन की कहानी पता होगी। तो मैंने आपको एक डायग्राम में दिखाया कि दो न्यूरॉन्स मैंने बनाए थे, वैसे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, मैंने बनाए थे कि न्यूरॉन्स डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर एंटर करे हुए हैं, तभी हम कह रहे हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। फिर मैंने कहा बनाएगा तो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, और बनता कहां से है, न्यूक्लियाई से, यानी सेल बॉडीज से। स्टोर कहां हो रहा है, एक्सॉन के टर्मिनल पर। वो एक्सॉन टर्मिनल कहां घुसा हुआ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये दो हार्मोन्स है बेटा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। पहले मैं वैसोप्रेसिन की बात करना चाहूंगी क्योंकि वैसोप्रेसिन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। तो सारे बच्चे मुझे इसका फंक्शन बताइए। इसका दूसरा नाम क्या था, एडीएच था या नहीं। इन हॉर्मोन्स का डिस्कशन ना बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड में भी पढ़ सकते हो और हाइपोथैलेमस में भी पढ़ सकते हो। मैं हाइपोथैलेमस में क्यों पढ़ाती हूँ, क्योंकि है तो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स ना। तो इसे एडीएच भी कहते हैं। एडीएच का मतलब क्या था बेटा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं कि नहीं। एडीएच का मतलब है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन।
रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहां से करता था? कलेक्टिंग डक्ट। कहां से करता था? डीसीटी। कब प्रोड्यूस होता था? याद करो। एडीएच कब प्रोड्यूस होता था? एडीएच कैसे रिलीज होगा बेटा? कैसे पता चलेगा कि एडीएच को रिलीज करना है? जब आपकी ब्लड वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं। आपको याद है, मैं आपको रिवाइज कराती हूं, आपकी बॉडी में दो सिचुएशन थी, मैं आपको रिवाइज कराती हूं एक बार ही ना, मैं आपको रिवाइज कराती हूं, इसे लिखना मत। याद है बेटा, मैंने कहा था दो सिचुएशन है, एक में तुम्हारा जीएफआर बढ़ा हुआ है और एक में तुम्हारा जीएफआर घटा हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट रेट घटा हुआ है, एक में बढ़ा हुआ है। जब जीएफआर बढ़ा होता है तो मैं कहती हूं ज्यादा फिल्टरेशन रेट है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम तुम्हारा ज्यादा है, ब्लड में वॉल्यूम ज्यादा है, यानी ब्लड में पानी ज्यादा है। याद है, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, ब्लड का पानी ज्यादा है, ब्लड का प्रेशर ज्यादा है। ये कंडीशन होती है इंक्रीज जीएफआर की। मैंने कहा था जब लो जीएफआर होती है तो ब्लड वॉल्यूम घटा हुआ है, ब्लड में वॉल्यूम कम है, यानी ब्लड में पानी कम है, तो ब्लड में पानी कम था और ओवरऑल ब्लड का प्रेशर कम था। याद आ रहा है? ये मैंने तुम्हें ऐसे करके समझाया था, राइट? और फिर मैंने कहा था जब तुम्हारी लो जीएफआर की कंडीशन होती है ना, यानी कि तुम्हारे ब्लड में पानी कम है, तभी तो बेटा ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड का प्रेशर कम हो रहा है, तो रेट भी कम हो रहा है, जीएफआर कम हो रहा है। तो मैंने कहा था हम वो सारी चीजें करते हैं जिससे तुम पानी को रीएब्सॉर्ब कर सको। याद आ रहा है? मिलियन ईयर्स एगो। हाँ, तो जीएफआर कम का मतलब था कि हम वो सारी चीजें हथकंडे अपनाएंगे जिससे पानी को रीएब्सॉर्ब कर सको, खींच सको। उसमें एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तभी तो इसका नाम होता है एंटी, अपोजिट ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब यूरिन में से ज्यादा पानी निकल रहा है, ज्यादा यूरिन बन रही है, ये उसको रोक रहा है, एंटी डायूरेटिक है। क्यों? क्योंकि पानी को खींच रहा है ना, ये पानी की रीएब्सॉर्प्शन कर रहा है। याद आ रहा है? यस मैमा, बच्चे ने लिखा मैमा, एम ए मामा या मैम। देखो ये क्या करता है, आपके डीसीटी और आपके कलेक्टिंग डक्ट पर काम कर रहा था। ये आपकी डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग डक्ट पर काम कर रहा था। यहां से पानी, कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन, यहां से भी पानी रीएब्सॉर्ब करता है। तो हम लिखते हैं एक्ट्स ऑन DCT and collecting duct, H2O reabsorption। पानी की रीएब्सॉर्प्शन, पानी की रीएब्सॉर्प्शन कराता है, ठीक है ना? इसको वैसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं बेटा? वैसोप्रेसिन क्योंकि ये ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। याद आ रहा है? ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, इसीलिए तो वैसोप्रेसिन नाम दिया जाता है। और ये भी क्योंकि एंटी डायूरेटिक है। एंटी डायूरेटिक मतलब पानी का लॉस नहीं होने दे रहा। मैंने इससे रिलेटेड एक बीमारी तुम्हें पढ़ाई थी, तो आप वापस से यहां पे मत लिखना। मैंने आपको एक बीमारी पढ़ाई थी कि अगर एडीएच कम होता है या एडीएच नहीं होता है तो पानी का ज्यादा से ज्यादा यूरिन से लॉस होने लगता है, टेस्टलेस यूरिन। किसी ने यूरिन टेस्ट नहीं किया है बट टेस्टलेस यूरिन बोलते हैं क्योंकि पानी यूरिन से लॉस हो रहा है। कौन सी बीमारी थी? एंटी डायूरेटिक मतलब अपोजिट, अपोजिट ऑफ डायूरेसिस। और डायूरेसिस का क्या मतलब है? डायूरेसिस का मतलब लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। इसको अपोज कर रहा है, कर ही तो रहा है ना, कर ही तो रहा है अपोज। डायबिटीज इंसिपिडस, वेरी गुड। इसे तो लिखो ही, यहां तक लिखो, इंसिपिडस को लिखो मत क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं, तो आप पोथियां मत बनाना, आप ये जाके रिवाइज कर लेना। मैंने आपको लिखवाया हुआ है एक कंडीशन जो बेटा देखो पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर देखो आप गलत बात है ना कि आप यहां पे पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़ा है ना। सारी चीजें रिलेटेड होती है, कई बार कई चीजें रिलेटेड होती है। इंसिपिडस, तो इंसिपिडस में क्या होता है? फेलियर ऑफ एडीएच। ये आप पढ़ लेना, मैंने एक्सक्रीशन में पढ़ा है। डायबिटीज इंसिपिडस, जब एडीएच नहीं है, एडीएच नहीं होगा तो पानी रीएब्सॉर्ब नहीं होगा, जब पानी रीएब्सॉर्ब नहीं होगा तो पानी खूब सारा आपके यूरिन से निकलेगा, इसे डायूरेसिस बोलते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन है। बताइए यहां तक किसी को कोई बेटा दुख दर्द समस्या?
ADH तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन बोला, पानी की रीएब्जॉर्प्शन कराया, पानी का लॉस बेटा होने से रोका, ये तो आपने पढ़ा है। ऑक्सीटोसिन के बारे में आप चर्चा करेंगे। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? अगेन जब आप 12वीं कक्षा में जाएंगे, बाय चांस पहुंच गए अगर आप पढ़ लिख के, आपको एक चैप्टर पढ़ने का बेटा सौभाग्य प्राप्त होगा, जो पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वहां पे आप ऑक्सीटोसिन को बेटा डिटेल में तो क्या डिस्कस करोगे, डिटेल में तो क्या ही डिस्कस करोगे, लेकिन बेटा वहां पे आप, जब मैं आपको मैमरी ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी, मतलब मैं पढ़ाऊंगी या जो भी आपको पढ़ाएंगे, है ना, तो वहां पे बेटा आप पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स, आप पढ़ेंगे लैक्टेशन, आप पढ़ेंगे पार्चुरेशन, डिलीवरी, वहां पे ऑक्सीटोसिन का रोल होगा, बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। नो दुख दर्द समस्या लिख लिया है। एक बच्चा कह रहा है आई एम इन 12th, तो 11th कहां से पढ़ ली थी कि दोबारा पढ़ना पड़ रहा है? यू आर इन 12th, नॉट स्टडिंग 12th। हाँ, आप ही पढ़ाएंगे, आप ही पढ़ाएंगे मैम, आप ही पढ़ाना, छोड़ेंगे नहीं आपको हम। अरे कहाँ जाओगे? अरे मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। अरे मुझसे तुम लेक्चर जो छुपाने लगे, लगता है कोई और गली, नहीं नहीं, क्लासेस जो तुम्हारी छोड़ने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। अरे वाह 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 वाह, अपनी पीठ खुद थपथपाती हूं मैं। चलो लास्ट हार्मोन करते हैं आज का बेटा। आज के मजेदार लेक्चर की समाप्ति होगी इस ऑक्सीटोसिन से बेटा। ऑक्सीटोसिन, देखो ऑक्सीटोसिन को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ऑक्सीटोसिन को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो क्या क्या नाम से जाना जाता है बेटा? जो तुम बोल रहे हो ना उसको छोड़ के इसको बोला जाता है बर्थ हार्मोन। अब देखो बेटा, देखो क्या 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 गजब हार्मोन है ये। इसे बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसका नाम लिख रही हूं, इसे और नहीं, बर्थ हार्मोन, या फिर इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। इसे मिल्क इजेक्टिंग, बहुत ध्यान से इसके नाम के बारे में समझिएगा। इसे बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं बेटा, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, और इसे बेटा मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसे बर्थ हार्मोन क्यों बोलते हैं? इसका बर्थ से क्या लेना देना है? देखो, एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, आप सबको इतना तो बेसिक पता ही है ना, लेबर पेन होता है, पता है ना। नॉर्मल डिलीवरी में लेबर पेन होता है। नॉर्मल डिलीवरी का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूं, इनकेस किसी को नहीं पता बेटा, तो नॉर्मल डिलीवरी में हम कहते हैं वेजाइनल बर्थ होता है। वेजाइनल बर्थ का मतलब है वेजाइना के थ्रू बेबी बाहर आ रहा है ना। तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। आपने सबने सुना है, शायद कभी किसी ने अगर बाई चांस देख लिया हो, देखा भी हो कि पेन होता है। यूट्रस जो होती है फीमेल की, जिसके अंदर बच्चा होता है, उस यूट्रस में बेटा अलग अलग वॉल होती है। मैं इस वॉल की डिस्कशन करूंगी। मैं देखो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ना एक छोटू सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के आपको समझाती हूँ। इसे हम 12वीं में पढ़ेंगे भी बेटा, है ना। एक छोटू सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के बता रही हूं। कुछ ऐसी सी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर एग्जांपल दिखती है। ये ओवरी बना दिया मैंने, ये फैलोपियन ट्यूब होती है बेटा, और ये मैं यूट्रस दिखा रही हूं। तो यूट्रस की ना 3 वॉल्स होती हैं, 3 वॉल्स इन द यूटरस। तो यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, जो मैं पिंक कलर से बना रही हूं, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये जो मैं पिंक कलर से बना रही हूं, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसके बारे में जब मैं अभी इसी चैप्टर में ओवरी पढ़ाऊंगी ना बेटा, तो मैं ओवरी पढ़ाते वक्त इस लेयर का डिस्कशन भी करूंगी। इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, है ना। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, जैसे कि मैंने कहा ये वाली लेयर होती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम। एंडो का मतलब ये सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है ना। ये यूट्रस की लेयर मैं बता रही हूं। यहां पे सेंस तो नहीं है, मतलब सेंस इसलिए है क्योंकि तुम में से कई सारे लोगों को नहीं पता है ना। अभी मैं बता दूं ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम पे काम करता है, तो तुम्हें पता ही नहीं है मायोमेट्रियम क्या है, इसीलिए बस बता रही हूं मैं आपको, है ना।
तो एंडोमेट्रियम एक लेयर होती है, फिर एक बीच वाली लेयर होती है बेटा, बीच वाली लेयर इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये यूट्रस की बीच वाली लेयर होती है मायोमेट्रियम। इसका मुझे यहाँ पे बेटा यूज करना है समझाने के लिए। इसमें होते हैं बेटा स्मूथ मसल्स। हम कहते भी है ना स्मूथ मसल्स की लोकेशन होती है यूट्रस में, तो यूट्रस में एग्जैक्टली कहाँ होती है बेटा, इस मायोमेट्रियम में होती है। और फिर यूट्रस की सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है बेटा, इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सो वी विल बी एनीवे डिस्कसिंग दिस इन क्लास 12th, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे। दिस इज आउटर मोस्ट, दिस इज इनर मोस्ट एंड दिस इज बेटा मिडल लेयर। क्या समझे? IOM का मतलब है इनर, आउटर एंड मिडल। 10th में पढ़ा था क्या? 10th में पढ़ा था क्या? चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब मेरे को बेटा बात करनी है, जब मैं ओवरी पढ़ाऊंगी तो मैं एंडोमेट्रियम की बात करूंगी, अभी मुझे बात करनी है इस मायोमेट्रियम की। ये मायोमेट्रियम मिडल लेयर होती है यूट्रस की, जिसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। जब बच्चे को डिलीवर करना होता है ना बेटा, डिलीवरी होती है, उस वक्त में तगड़े कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, लेबर पेन जो बोलते हैं। वो लेबर पेन होना भी चाहिए, तभी तो बेटा नॉर्मल डिलीवरी होगी ना। अगर लेबर पेन नहीं हो रहा है ना तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? और उस पेन के लिए, लेबर पेन मतलब वो बच्चा डिलीवर करने के लिए जो पेन होता है ना, वो इस मायोमेट्रियम में होता है। मायोमेट्रियम में जो स्मूथ मसल्स होती है, इस पर ऑक्सीटोसिन काम करता है। हम इसे बर्थ हार्मोन क्यों हम बोल रहे हैं? हम इसे बर्थ हार्मोन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, और उस पर काम करके बेटा ये कराता है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस। और जब ये इसमें कॉन्ट्रैक्शंस करता है तभी बेटा क्या होती है, डिलीवरी ऑफ बेबी। पूरा प्रोसेस है, मतलब इस तरीके से होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। इसीलिए इसे बर्थ हार्मोन बोला, क्योंकि इसने बेबी के बर्थ में हेल्प किया, इसीलिए इसे बर्थ हार्मोन बोला ना बेटा। इसीलिए इसे बर्थ हार्मोन बोला, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्शंस करवाए जिससे कि बेबी का बर्थ हुआ। आपको पता है अगर लेबर पेन नहीं उठ रहा है तो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, पिटोसिन बोलते हैं उसको। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आर्टिफिशियल मतलब लेबर करने के लिए, लेबर इंड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन के भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं। आप अपनी मम्मियों से भी स्टोरी पूछ सकते हैं, इफ दे आर कंफर्टेबल दे कैन ऑल्सो टेल यू। सैल्यूट टू ऑल द लेडीज एंड ऑल द मम्मियां इन द हाउस। ऑब्वियसली बेटा this pain is incomparable, neither I can tell you nor you can tell, because you cannot empathize नहीं कर सकते। जो जिसके साथ हुआ है वही बता सकता है, वो वही फील किया है। आप तो सिर्फ शब्दों में बता सकते हैं, जिसने फील किया है उसी को पता है what is the pain, है ना। एंड ऑल ऑफ अस मस्ट हैव हर्ड ऑफ दीज पेन्स, है ना। तो कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहा है, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं इंड्यूस करने के लिए लेबर पेन, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए, ठीक है ना। इसीलिए इसे बर्थ हार्मोन बोला। बट मैम इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलने का क्या कारण है? पहले तो आप ये सिंपल सी बात समझिए कि ये मिल्क इजेक्टिंग है, मिल्क सिक्रीशन नहीं है बेटा। मिल्क सिक्रीशन अलग है, मिल्क इजेक्टिंग अलग है बेटा। मिल्क इजेक्ट करने का मतलब होता है मिल्क का बाहर आना, मिल्क बाहर आना मतलब इजेक्ट हो रहा है। मिल्क सिक्रीशन होना अलग होता है। मैं आपको अगले दिन पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाऊंगी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में मैं आपको बताऊंगी प्रोलैक्टिन है, लैक्टिन, लैक्टोज, लैक्टोजेनिक। लैक्टो का मतलब भी है मिल्क। पिट्यूटरी का जो प्रोलैक्टिन होता है वो एक्चुअल में मिल्क सिंथेसिस करता है बेटा, वो एक्चुअल में मिल्क सिंथेसिस करता है। इजेक्शन का मतलब है मिल्क का मैमरी ग्लैंड से बाहर निकलना। ये उस चीज में हेल्प करता है, ये मैमरी ग्लैंड पर हेल्प करता है। तो ये मिल्क बना नहीं रहा है बेटा, जो मिल्क बना हुआ है ना उसको बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए इसे बोला जाता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। आपको मेरी बात समझ में आई? इसीलिए इसे मिल्क इजेक्टिंग, इसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। लेट डाउन मतलब मिल्क का बाहर निकलना, नॉट मिल्क सिंथेसिस बेटा, नॉट मिल्क सिंथेसिस। सो एक्ट ऑन मैमरी ग्लैंड for ejection of milk, ejection of milk, also known as
ऑल्सो नोन एज बेटा मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, इसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोला जाता है। सिंपल कहानी। हाँ सौम्या बेटा, ऑफ कोर्स सौम्या कह रही है मैम सकिंग होती है या नहीं होती है। ऑब्वियसली बेटा, अब बहुत अच्छा सवाल है वैसे तो, अगेन 12th क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स बेटा, अपने मन से तो बेटा मिल्क इजेक्ट नहीं हो जाएगा ना, मिल्क ऑटोमेटिकली बाहर तो नहीं आएगा। एक्चुअल में जब बेबी का बर्थ होता है तो इट्स अ ब्यूटीफुल, इमेजिन द नेचर इज सो ब्यूटीफुल ना, कितनी सारी चीजों को कैसे बनाया है। ऑफ कोर्स ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस कब कराएगा? नेचुरली अभी तो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं ना सबके, अगर हमारे मायोमेट्रियम में अभी तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन कब कराता है? जब बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है ना, फुल्ली डेवलप फीटस, वहां से सिग्नल्स आते हैं। जब बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, वहां से सिग्नल इनिशिएट होते हैं, तब बेटा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। हर वक्त थोड़ी हो रहा है, सिग्नल्स बच्चे से आ रहे हैं। वैसे ही जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जब मम्मी के पास आता है और सकल करता है निपल्स को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उस सकिंग एक्शन से ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। सो सकलिंग इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। सो इट्स द हार्मोनल फीडबैक, फीडबैक जाता है फिर जैसे ही बच्चा सकल करता है तो फीडबैक जाता है कि हाइपोथैलेमस के पास कि अब आप अपने ना ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो, मिल्क इजेक्ट करने का टाइम आ गया है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज हम पढ़ेंगे, ऑब्वियसली ये चीज हम पढ़ेंगे, इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, यस यस, इट इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यार। हाइपोथैलेमस की थोड़ी सी एनसीईआरटी रीडिंग करा दूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने हाइपोथैलेमस के बारे में ज्यादा दिया नहीं है। जो मैंने तुम्हें हार्मोन्स बताए वो मैंने तुम्हें सिस्टमैटिक वे में इसीलिए बताए ताकि अगले दिन जब हम पिट्यूटरी पढ़े तो आप खुद बेटा ज्यादातर हार्मोन्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो बहुत छोटा सा है हाइपोथैलेमस एनसीईआरटी से, एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर, आ जाइए आ जाइए। अरे ये क्या है? पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस कहाँ गया? ओहो, हाइपोथैलेमस के बारे में बस इतना ही दिया भाई, कहाँ है? आधा एनसीईआरटी गायब हो गया है क्या? ओहो, मुझे लग रहा है ना हाइपोथैलेमस मेरा आधा अधूरा रह गया। ठीक है, मेरे पास छोटा सा पैराग्राफ है हाइपोथैलेमस का। कह क्या रहा है हाइपोथैलेमस? देखो, एज यू नो हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन का बेसल पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है फोर ब्रेन। डायनसेफेलॉन इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड इट रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। ये बॉडी फंक्शंस, वाइड स्पेक्ट्रम, कई सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इसके पास कई सारे हार्मोन्स है ना यार, तो ये वाइड स्पेक्ट्रम को कंट्रोल कर सकता है। इसके पास गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, इसके पास एचसीटीएचआरएच है, इसके पास एमएसएचआरएच है, इसके पास पीआरआरएच है, इसके पास जीएचआरएच है। जितने हार्मोन्स उतने फंक्शंस। It contains several group of neurosecretory cells called as nuclei that produces hormone. इसके पास several group of neurosecretory cells होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं। मैं एनसीईआरटी को अपने इस पे ये करती हूँ, ओपन करती हूँ और फिर तुम्हें यहीं से पढ़ के बताती हूँ। अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है ना? अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लो। So it has बेटा several group of neurosecretory cells called nuclei which produce hormone. फिर आगे क्या लिखा हुआ है? अपनी अपनी, अरे गूगल में नहीं खोलूंगी, पता नहीं इन्होंने व्हाट्सएप बंद किया है या नहीं, करते नहीं है ऐसे बेटा, नंबर लीक हो जाता है। तुम्हारे तो मजे आ जाएंगे, तुम तो परेशान कर दोगे। चलो सुनो, इधर हुआ था मेरे साथ अर्जुना बैच में, पता है 2 साल पहले, उसकी कहानी तो छोड़ ही दो बेटा। आगे लिखा है दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या करते हैं बेटा? रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन्स के सिंथेसिस और पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशंस को। However, the hormones produced by hypothalamus are of 2 types. हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स which stimulate secretion of pituitary hormone, जो पिट्यूटरी के सिक्रीशंस को प्रमोट करेंगे वो रिलीजिंग टाइप होते हैं, एंड इनहिबिटिंग हार्मोन which inhibit the secretion of pituitary hormone, जो पिट्यूटरी के सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे वो इनहिबिटिंग हार्मोन्स। For example, a hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone stimulate the pituitary
टू सिंथेसाइज एंड रिलीज गोनाडोट्रोफिन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाइपोथैलेमस का हार्मोन है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपके पिट्यूटरी पर एक्ट करके पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोफिन को सिंथेसाइज और रिलीज करवाता है। गोनाडोट्रोफिन बेटा अगले दिन पढ़ाऊंगी, एफएसएच और एलएच को कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन नाम दिया है ना, ये सोमैटोस्टैटिन नाम दे दिया ना, धप्पा कर दिया, कुछ नहीं बताया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कुछ नहीं बताया ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, डायरेक्टली धप्पा कर दिया। इसलिए मैं कह रही हूं एनसीईआरटी को समझना इज अ टास्क। तो यहां जो बोला ना ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन क्या है? सोमैटोस्टैटिन इज एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। क्या इस लाइन से तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है कि सोमैटोस्टैटिन इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन? यस या नो बताना मेरे को, यस या नो मेरे को बताना। क्या इस लाइन से समझ आ रही है कि दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन? क्योंकि क्या कह रहा है कि सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो इनहिबिट करने वाला है वो सोमैटोस्टैटिन अगर है तो ऑफकोर्स वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होगा। ये तो दिमाग से लगा के बता सकते हो, है ना। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम अ हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। These hormone originating in hypothalamic neuron pass through the axon, release from their nerve ending। बोला ये जो हॉर्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ओरिजिनेट करते हैं, बनते हैं, एक्सॉन से पास होते हैं, फिर उनके नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाते हैं। दे रीच द पिट्यूटरी थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दे रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जितने भी हॉर्मोन्स आपको मैंने बताए रिलीजिंग और इनहिबिटिंग वाले, ये आपके पोर्टल सिस्टम से आते हैं और आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। कैसे होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि न्यूरॉन्स डायरेक्टली एंटर करते हैं। आई होप बेटा यू ऑल अंडरस्टूड द लेक्चर रियली रियली वेल विद योर ऑसम प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। अब इसके आगे बेटा अगले दिन करेंगे। मैं ना एक टेबल छोड़ के जा रही हूँ, ये टेबल बना के आना बेटा। ये टेबल थोड़ा बना, वैसे पिट्यूटरी के लिए नहीं, हम ऐसा सा टेबल बनाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, बट पता है क्या, हमें पिट्यूटरी का इंट्रोडक्शन भी तो देना ना, पिट्यूटरी की कुछ प्रॉपर्टीज भी तो करनी है। ये टेबल एक पेज के बाद बन सकता है, तो छोड़ दो बेटा, तुम क्या ही बनाओगे, है ना। यस, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया, और सिर्फ समझ नहीं आया बेटा, आई होप तुम्हें लर्न भी हुआ साथ के साथ, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे टॉपिक्स बेटा कभी कभी हम पढ़ते हैं ना, जिन टॉपिक्स में बाद में जाके एफर्ट्स नहीं मारने हैं, क्लास में ही इतने अच्छे से एफर्ट्स मारो, इतने अच्छे से पढ़ो कि बाद में तुम्हारा टाइम उसमें ज्यादा इन्वेस्ट ना हो। इसी तरीके से तो बेटा आप अपने टाइम को मतलब यूटिलाइज कर सकते हो ना अच्छी तरीके से, समझ रहे हो। यस एवरीवन, ठीक है। हाँ, मराठी गाना हमको नहीं आता है बेटा। चलिए मैं एक गाना गाती हूँ आप लोगों के लिए। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। ऐसी मेरी हंसी छूटी। मनीष ऐसे दौड़ के आया जैसे इसकी ट्रेन छूट रही थी, और फिर उसको बेटा लग गई बहुत तेज, फनी बोन पे लग गई क्या, झंझनाहट आ गई, झंझनाहट आ गई बेटा, है ना। तो ये लाइन सच्चाई है ना, ये लाइंस। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। रिपीट क्या होता है, इसमें भी रिपीट कर रहे हैं, रिपीट गाओ। हाँ सुनो तो मेरी बात, अब बेटा अगले सप्ताह मिलेंगे, है ना। कल तो क्लास है नहीं बेटा, नहीं तो कल मिलते,
अच्छा होता कल की क्लास होती, बट चलो अब नहीं है बेटा, क्या कर सकते हैं। अब मिलेंगे बेटा अगले सप्ताह, मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा पढ़ाई कीजिए, लॉट्स ऑफ लव। मुझे बताइएगा लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, मजा आया कि नहीं, नए चैप्टर में फील आ रही है कि नहीं। बाय बाय, थैंक यू।